हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम भुगतान शेष का असंतुलन, उसके प्रकार और उसके कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी आज हम जो है ये देखें कि डिसइक्विलिब्रियम इन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या होता है और उसके प्रकार है वो क्या क्या होते हैं, और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसमें असंतुलन है उसके मुख्य कारण क्या है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जानते हैं, और इसके बारे में हम पहले भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि एक जो देश होता है उसका शेष विश्व के साथ में जो लेन देन होता है, उस लेन देन का जो क्रमबद्ध तरीके से हिसाब किताब रखा जाता है उसे हम जो भुगतान शेष कहते हैं। अब एक देश जो होता है उसको जो है शेष विश्व से कुछ प्राप्तियां होती है। अगर एक देश के अंदर पूंजी आती है तो उसके जो प्राप्ति के हिस्से में आएगी, और कुछ एक दूसरे को एक देश से दूसरे देश के अंदर भुगतान होते हैं कि जब एक देश से पूंजी दूसरे देश की तरफ जाती है तो उस को जो है हम भुगतान के पार्ट के अंदर शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक देश का जो शेष विश्व के साथ जो निर्यात और आयात होता है उसका रिकॉर्ड, या एक देश का जो शेष विश्व के साथ में जो है वो लेन देन का रिकॉर्ड, या एक देश का जो शेष विश्व के साथ में जो प्राप्तियां और भुगतान है उनका जो रिकॉर्ड होता है वो भुगतान शेष कहलाता है। और भुगतान शेष के अंदर हम जो 3 मदों को शामिल करते हैं। दृश्य मद, जिसके अंदर वस्तुओं का जो आयात और निर्यात होता है वो शामिल होता है। अदृश्य मदें, इसके अंदर जो सेवाओं का निर्यात और आयात शामिल होता है। और पूंजी अंतरण, इसके अंदर जो पूंजीगत लेन देन होता है उसको शामिल किया जाता है। अब इसके बाद है कि भुगतान शेष की स्थिति, कि एक देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो 3 प्रकार की स्थिति में हो सकता है। पहला, भुगतान शेष संतुलन में हो सकता है। दूसरा, भुगतान शेष जो वो असंतुलित हो सकता है। और जो असंतुलित भुगतान शेष होता है वो भी आगे 2 प्रकार का होता है, जैसे अनुकूल भुगतान शेष, जिसको आप बचत का या आधिक्य का या पक्ष में भुगतान शेष कहते हैं। और जो असंतुलित भुगतान शेष है उसका जो दूसरा पार्ट होता है वो प्रतिकूल भुगतान शेष, या जिसको आप घाटे का या विपक्ष का जो है भुगतान शेष कहते हैं। तो अब हम जो है शुरू करते हैं कि संतुलित भुगतान शेष क्या होता है उससे। तो भुगतान शेष का जो संतुलन है उसका अर्थ क्या है कि एक देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट उस समय संतुलन में होता है जब उस देश की जो विदेशों से प्राप्तियां हैं उनका जो मूल्य होता है वो विदेशों को जो भुगतान किए जाते हैं उनके मूल्य के बराबर होता है। जैसे भारत ने जो वो एक साल के अंदर जो है 100 करोड़ रुपए की जो प्राप्तियां, और उसी अवधि के दौरान जो है 100 करोड़ रुपए का जो है भुगतान किया है, तो प्राप्तियां और भुगतान यहाँ पर बराबर है। इसका मतलब दोनों पलड़े जो है बराबर है। तो उस अवस्था के अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो संतुलन में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। तो भुगतान शेष का संतुलन, प्राप्तियां और भुगतान बराबर होते हैं, या जो बैलेंस का जो बीओपी है वो रिसीप्ट इज इक्वल टू पेमेंट। तो इस प्रकार से जब एक देश के प्राप्ति और भुगतान बराबर होते हैं तो उस अवस्था के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो संतुलन में होता है। और ये रेयर चांस होते हैं कि भी एक्चुअल के अंदर जो वास्तविक भुगतान शेष है वो संतुलन में हो। अब इसके बाद है अनुकूल भुगतान शेष। जब एक देश को जो विदेशों से या शेष विश्व से जो प्राप्तियां हैं अगर उनका मूल्य भुगतान के मूल्यों से ज़्यादा है तो उस अवस्था के अंदर जो भुगतान शेष है वो अनुकूल होता है। जैसे मान लीजिए कि भारत ने जो है एक अवधि के अंदर जो 100 करोड़ रुपए की जो प्राप्तियां की, और उसको जो भुगतान है वो केवल उस अवधि के दौरान 90 करोड़ के करने पड़े, तो इसका मतलब यहाँ पर जो 10 करोड़ रुपए की जो प्राप्तियां हैं वो ज़्यादा है। तो जब एक देश की शेष विश्व से प्राप्तियां भुगतान के मुकाबले अधिक होती है तो उस अवस्था के अंदर एक देश का जो भुगतान शेष होता है वो अनुकूल होता है। तो इस अवस्था के अंदर प्राप्तियां ज़्यादा होती है भुगतान से, जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो उस अवस्था के अंदर होता है जब रिसिप्ट इज ग्रेटर देन पेमेंट। तो आर यहाँ पर जो है रिसीट है यानी प्राप्तियां, और पी का मतलब पेमेंट है। और जब एक देश का भुगतान जो शेष होता है वो अगर अनुकूल है तो उस अवस्था के अंदर इस भुगतान शेष को जो ठीक करने के लिए, क्योंकि हमने पीछे डिस्कस किया था कि भुगतान शेष सदैव संतुलन में होता है और इसको संतुलन में रखा जाता है, तो इस अवस्था के अंदर भारत को जो प्राप्तियां हैं वो ज़्यादा हो गई, भुगतान कम हुए हैं, तो भुगतान का हिस्सा वो बढ़ाना है। तो उस अवस्था के अंदर अगर भुगतान का हिस्सा बढ़ाने का मतलब है एक देश से पूंजी बाहर जानी चाहिए, तो या तो उस अवस्था के अंदर जो है एक देश सोना प्राप्त करेगा कि जितने का बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है उतने के बराबर सोना प्राप्त कर लेगा। अब जब सोना प्राप्त करेगा तो मुद्रा बाहर की तरफ जाएगी, इसका मतलब जो भुगतान है वो बराबर हो गए।
या वह देश जो है अल्पकालीन ऋण देता है। जब एक देश ऋण देता है दूसरे देश को, तो उस अवस्था में भी एक देश से पूंजी बाहर की तरफ जाती है, यानी ऋण जो भुगतान का हिस्सा है। तो जब एक देश का भुगतान शेष अनुकूल होता है, तो उस अवस्था में या तो उस देश को सोना प्राप्त होता है, या वह देश जो दूसरे देशों को अल्पकालीन ऋण देता है, ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो संतुलन में हो जाए। नेक्स्ट है प्रतिकूल भुगतान शेष। प्रतिकूल भुगतान शेष उस अवस्था के अंदर होता है जब एक देश को जो विदेशों से प्राप्ति है उनका मूल्य तो कम होता है, और उसके मुकाबले जो भुगतान उसने किए हैं उनका मूल्य ज्यादा होता है। तो इस अवस्था के अंदर जो भुगतान शेष प्रतिकूल होगा। जैसे भारत ने जो 100 करोड़ रुपए की प्राप्तियां की, लेकिन उसके मुकाबले भारत को जो 120 करोड़ रुपए के भुगतान करने, तो इस अवस्था के अंदर ये जो -20 है, इसका मतलब भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल है। तो प्रतिकूल बैलेंस ऑफ पेमेंट की अवस्था में प्राप्तियां कम होती है, उसके मुकाबले भुगतान ज्यादा होते हैं। तो इस अवस्था के अंदर जो है अनफेवरेबल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो उस अवस्था में होगा जब रिसीट तो कम होगी और जो पेमेंट है वो ज्यादा होगी। तो जब इस प्रकार की स्थिति एक देश के सामने होती है, तो उसे अपने भुगतान शेष को ठीक करना होगा, यानी संतुलन में लाना होगा। तो संतुलन में लाने का मतलब क्या है कि उस देश की रिसीट जो वो कम है और पेमेंट ज्यादा है, तो उस देश को रिसीट वाला पार्ट बढ़ाना होगा, यानी उस देश के अंदर पूंजी की मात्रा ज्यादा आनी चाहिए। तो पूंजी की मात्रा को प्राप्त करने के उस समय जो एक देश के पास दो तरीके होते हैं कि या तो वो सोना बेचे, क्योंकि जब सोना बेचेगा तो पूंजी उस देश के अंदर आएगी और ये जो प्राप्तियां वो पेमेंट के बराबर हो जाएंगी। या दूसरा जो तरीका है वह अल्पकालीन ऋण लेना। तो जब एक देश दूसरे देश से ऋण लेता है तो ऋण लेने वाले देश के अंदर पूंजी आती है, और उसकी वजह से उसकी पेमेंट जो होती है वो रिसीट जो होती है वो पेमेंट के बराबर हो जाती है। तो जो प्रतिकूल भुगतान शेष होता है वो एक देश के लिए नुकसानदायक इसलिए होता है क्योंकि या तो उसे ठीक करने के लिए एक देश को ऋण लेने पड़ते हैं, या उसे जो अपना सोना है उसका विक्रय करना पड़ता है। अब आगे असंतुलन के प्रकार की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसमें जो असंतुलन है उस संतुलन के जो है कुछ प्रकार है यहाँ पर। पहला चक्रीय असंतुलन, दूसरा स्थायी असंतुलन, तीसरा संरचनात्मक असंतुलन, चौथा है मौलिक असंतुलन, और पांचवा है अस्थायी असंतुलन। तो आइए अब हम इनको थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ये जो है 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। बड़ों में जो इस प्रकार का क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर है। संरचनात्मक असंतुलन से यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि संरचनात्मक जो असंतुलन है वो उस अवस्था में होता है जब एक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी बदल गई, मान लीजिए कुछ उद्योगों के अंदर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, तो उन उद्योगों के अंदर टेक्नोलॉजी को चेंज करने में टाइम लगेगा, और जब उन उद्योगों के अंदर टेक्नोलॉजी को चेंज करने के अंदर टाइम लगेगा, तो उस अवस्था के अंदर जो विदेशों से वस्तुएं मंगाएंगे तो उसके कारण इम्पोर्ट बढ़ेगा, तो भुगतान शेष प्रतिकूल हो जाएगा। या अगर ऐसे उद्योग जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, अगर उसमें संरचनात्मक चेंज किया जाता आया है और उसके अंदर टेक्नोलॉजी को जो वो चेंज करना है, तो उद्योग बंद होंगे, उस अवस्था के दौरान जो है एक्सपोर्ट कम होगा। तो दोनों ही अवस्थाओं के अंदर एक देश के अंदर जो प्रतिकूल भुगतान शेष हो सकता है। इसी प्रकार से जनसंख्या की संरचना में भी अगर परिवर्तन आता है कि मान लीजिए कभी जनसंख्या जो बच्चों की ज़्यादा बढ़ गई है एक देश के अंदर, और उस अवस्था के अंदर जो है एक देश के अंदर अगर बच्चों की आवश्यकता वाली वस्तुओं का प्रोडक्शन कम होता है, तो उस देश को उन आवश्यकताओं वाली वस्तुओं को बाहर से मंगवाना पड़ेगा। इसका मतलब उस देश का इम्पोर्ट बढ़ेगा, और इम्पोर्ट बढ़ने के कारण ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मांग में भी स्थायी रूप से परिवर्तन आ जाता है कि कुछ वस्तुएं जो होती है उनकी विदेशों के अंदर हम पहले निर्यात कर रहे थे, लेकिन विदेशों में उनकी मांग कम होगी, तो हमारा निर्यात डाउन हो गया, जिसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल हो जाता है। तो उस अवस्था के अंदर भी संरचनात्मक असंतुलन कहलाता है। नेक्स्ट है मौलिक असंतुलन। जब किसी भी देश के अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके अंदर जो असंतुलन होता है वो लंबे समय तक लगातार बना रहता है, तो उसे जो हम मौलिक असंतुलन कहते हैं। और ये जो मौलिक कारणों से होता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ ऐसे कारण है जिनकी वजह से उस देश को लगातार आयात ज्यादा करना पड़ता है और निर्यात कम कर पाता है। जैसे हो सकता है एक देश के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो, उसकी वजह से उत्पादन कम करे, वो उत्पादन कम करेगा तो उसे आयात ज्यादा करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट कम कर पाएगा। तो इस प्रकार का जो दीर्घकालीन असंतुलन होता है उसको मौलिक असंतुलन कहते हैं। और ये जो मौलिक असंतुलन नाम है ये IMF ने इसको दिया हुआ है। तो IMF जो वो दीर्घकालीन असंतुलन को जो मौलिक असंतुलन मानता है। नेक्स्ट है चक्रीय असंतुलन।
जो एक अर्थव्यवस्था होती है उसके अंदर लगातार जो होती है, अगर मुद्रास्फीति और अपस्फीति की स्थिति आती है तो उस अवस्था के अंदर जो आयात और निर्यात के अंदर परिवर्तन होता है और इसके कारण जो असंतुलन उत्पन्न होता है उसे हम जो चक्रीय असंतुलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक देश के अंदर जो कीमतें कम होगी यानी अपस्फीति है, तो एक देश के अंदर जब कीमत कम होगी तो उसकी वजह से उसका इम्पोर्ट डाउन आएगा और उसके मुकाबले उसका एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो असंतुलन होगा वो अनुकूल असंतुलन होगा। अगर मुद्रास्फीति है यानी कीमतें बढ़ती है तो एक देश के अंदर कीमत बढ़ने की वजह से जो है एक तो विदेशों में उसकी वस्तु महंगी हो जाएगी क्योंकि उस देश में कीमत बढ़ गई है, तो उसका एक्सपोर्ट है वो डाउन आएगा, कम होगा। और अब दूसरे देशों से वस्तु मंगाना उसके लिए सस्ता है, इसलिए दूसरे देशों से जो वस्तुएं ज़्यादा मंगवाएंगे तो उसकी वजह से इम्पोर्ट बढ़ता है और इस प्रकार एक्सपोर्ट के कम होने से और इम्पोर्ट के बढ़ने से जो है चक्रीय असंतुलन पैदा होता है। आगे स्थायी असंतुलन की अर्थव्यवस्था जो होती है उसके अंदर कुछ स्थायी कारण होते हैं जिसके कारण असंतुलन पैदा होता है, उसे जो है स्थायी असंतुलन कहते हैं। जैसे जनसंख्या में वृद्धि, अगर एक देश के अंदर जनसंख्या बढ़ जाती है और जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है आयात की मांग ज्यादा होती है और उसके कारण ये जो असंतुलन होता है ये स्थायी होता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने पर तुरंत कम नहीं हो सकती, इसका मतलब आयात जो वो तुरंत कम नहीं होगा। तो ये जो है स्थायी कारण है जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर लगातार ये असंतुलन बने रहने की संभावना रहती है। आगे अस्थायी असंतुलन, कई बार जो भूकंप होता है या बाढ़ होती है या सूखा होता है आदि के कारण जो है एक देश के अंदर प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब प्रोडक्शन कम हो गया लेकिन उस देश की आवश्यकताएं तो उतनी ही है, तो ऐसे में जो प्रोडक्शन कम हो गया उसकी भरपाई जो विदेशों से आयात करके की जाती है। तो जब विदेशों से आयात ज़्यादा होता है तो उस अवस्था के अंदर जो है भुगतान शेष जो होता है वो प्रतिकूल हो जाता है और ये जो असंतुलन होता है अस्थायी होता है, क्योंकि जैसे ही जो बाढ़ वाला साल है या सूखा या भूकंप वाली परिस्थितियां हैं वो ठीक होंगी, ठीक होते प्रोडक्शन उस देश के अंदर बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ने के कारण वहां पर जो इम्पोर्ट कम हो जाएगा और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये वापस जो है वो संतुलन में या अनुकूल हो जाता है। अब इसके बाद है भुगतान शेष में असंतुलन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। यहाँ पर एक जो मुख्य रूप से नोट करने वाली बात है कि भुगतान शेष एक तो जो असंतुलन होता है वो एक तो अनुकूल असंतुलन होता है और एक प्रतिकूल असंतुलन होता है। जो अनुकूल असंतुलन होता है उस अवस्था के अंदर जो रिसीट होती है यानी प्राप्तियां जो होती है वो ज्यादा होती है, पेमेंट कम होता है, तो ये एक देश के लिए कोई नुकसानदायक चीज नहीं है। लेकिन अगर एक देश के अंदर ऐसी सिचुएशन है कि पेमेंट तो ज्यादा करनी है और रिसीट कम है तो उस अवस्था के अंदर ये जो भुगतान संतुलन होता है ये प्रतिकूल होता है और ये जो अवस्था होती है वो एक देश के लिए चिंता की बात होती है, क्योंकि एक देश को प्राप्तियां कम हो रही है उसको भुगतान ज्यादा करने पड़ रहे हैं। तो उस घाट जो अंतर है प्राप्तियों और भुगतान के बीच में, उस अंतर को पाटने के लिए या तो एक देश को जो है ऋण लेने पड़ेंगे या एक देश को जो है अपने देश से सोने का विक्रय करना पड़ेगा। तो दोनों ही अवस्थाएं जो होती है एक देश के लिए नुकसानदायक होती है। इसलिए जो प्रतिकूल भुगतान शेष है केवल उसी के कारणों को जो है डिस्कस किया जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि जो प्रतिकूल भुगतान शेष है उसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं। पहला है प्राकृतिक कारण, कि कई बार प्राकृतिक कारणों की वजह से भी एक देश का जो बैलेंस है पेमेंट है वो प्रतिकूल हो जाता है। जैसे अचानक जो है बाढ़ आ गई और एक देश के अंदर जो है अनाज है वो नष्ट हो गया। अब अगर जो फसल थी वो नष्ट हो गई तो उस देश को अपने अनाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो जब इम्पोर्ट बढ़ेगा तो उस वजह से जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल हो जाता है। इसी प्रकार से सूखा पड़ने की वजह से फसलें नष्ट हो जाती है या कई बार जो है प्राकृतिक रूप से जो है वो कोई बीमारी या कोई अन्य प्रकोप की वजह से अगर फसलें नष्ट हो जाती है, भूकंप की वजह से जो है इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है कि जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती है। तो उस अवस्था का सामना जो है वो करने के लिए एक देश को जो है विदेशों से आयात ज़्यादा करना पड़ता है। तो इस कारण से जो है एक देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल हो जाता है। नेक्स्ट है पूंजी और कच्चे माल का आयात, कि अगर एक देश जो है अपने देश के अंदर मशीनों का आयात अधिक करता है क्योंकि वो देश जो है अपना प्रोडक्शन स्थायी रूप से बढ़ाना चाहता है, अपने देश के अंदर जो है उद्योगों का विकास करना चाहता है, तो उस अवस्था के अंदर जो उस देश के से जो आयात का मूल्य होता है वो बढ़ जाता है उसके एक्सपोर्ट के मुकाबले। तो उस अवस्था के अंदर जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल हो जाता है। इसी प्रकार से कई बार एक देश जो है विदेशों से कच्चा माल अधिक मात्रा में मंगवाता है, तो जब एक देश विदेशों से कच्चा माल अधिक मात्रा में मंगवाता है तो उसके कारण भी जो है वो आयात बढ़ जाता है
और आयात के बढ़ने की वजह से जो है उस देश के अंदर जो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल हो जाता है। तो जब एक देश अधिक मात्रा में पूंजी का आयात करता है या अधिक मात्रा के अंदर कच्चे माल का आयात करता है तो उसके कारण से भी जो है एक देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल होता है। नेक्स्ट है व्यापार चक्कर। व्यापार चक्कर के अंदर जो दो स्थिति आती है, एक तो मुद्रास्फीति की स्थिति होती है और एक मुद्रा अपस्फीति की स्थिति होती है। ये जो प्रतिकूल भुगतान शेष है, प्रतिकूल भुगतान शेष का संबंध जो होता है वो जो है वो मुद्रास्फीति से होता है, क्योंकि जब मुद्रास्फीति की अवस्था के अंदर हम देखते हैं तो मुद्रास्फीति की अवस्था के अंदर कीमतें बढ़ती है। जब कीमतें बढ़ती है तो मान लीजिए पहले भारत के अंदर एक वस्तु जो थी वो 10 रुपए की थी, अब जो कीमत स्तर बढ़ने की वजह से जो वस्तु वो 15 रुपए की भारत में हो चुकी है। अब जो पहले भारत से वस्तु ले रहे थे 10 रुपए की, अब उनको जो उसके लिए 15 रुपए पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इस वजह से भारत का जो एक्सपोर्ट है वो कम होगा। अब भारत का आयात कम हो गया, इसका निर्यात कम हो गया, इसका मतलब भारत की प्राप्तियां वो कम होंगी। दूसरी तरफ जो है भारत के जो लोग हैं अब उनको ये वस्तु महंगी लगने लगेगी और इसके लिए वो क्या करेंगे कि विदेशों से वस्तुएं मंगवाना शुरू कर देंगे, तो जिसकी वजह से जो वो जो इम्पोर्ट है वो बढ़ेगा। इम्पोर्ट बढ़ने का मतलब क्या, भुगतान है वो बढ़ेंगे। तो अगर एक देश के अंदर जो है मुद्रास्फीति आती है व्यापार चक्कर के तहत, तो उस अवस्था के अंदर उस देश के अंदर कीमत स्तर बढ़ जाता है और जिस देश के अंदर कीमत स्तर बढ़ता है उस देश का निर्यात कम होता है और उस देश के अंदर आयात ज्यादा होता है। तो जिस वजह से भी जो है अर्थव्यवस्था के अंदर ये जो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है एक देश का वो प्रतिकूल हो जाता है। आगे विनिमय दरों में परिवर्तन की विनिमय दर क्या होती है कि एक देश की जो मुद्रा है उसकी एक इकाई के बदले में दूसरे देश की जो मुद्रा है वो कितनी आती है। अब हम बात करते हैं भारत की विनिमय दर। भारत की विनिमय दर बढ़ गई, भारत की विनिमय दर बढ़ गई या भारत की विनिमय दर है वो मजबूत हो गई है या भारत की विनिमय दर के अंदर सुधार हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो विनिमय दर मजबूत हो रही है, मजबूत विनिमय दर का मतलब क्या है कि हम जो पहले एक जो डॉलर था उसके बदले में 75 रुपए पे करने पड़ रहे थे, अब उसी $1 के बदले में हमें जो है केवल 70 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो जब एक देश की विनिमय दर में सुधार होता है तो सुधार होने के कारण उस देश के अंदर जो इम्पोर्ट बढ़ता है और एक्सपोर्ट कम होता है, उसको आप समझेंगे। इम्पोर्ट का मतलब भुगतान है, तो विनिमय दर में सुधार होने की वजह से भुगतान ज्यादा होते हैं और विनिमय दर में सुधार होने की वजह से जो प्राप्तियां है वो कम होती है, क्योंकि प्राप्तियां एक्सपोर्ट से होंगी और विनिमय दर में सुधार होने की वजह से जो एक्सपोर्ट कम हो गया। वो एक्सपोर्ट कम क्यों होता है वो देखिए कि पहले एक जो व्यक्ति था वो $1 के बदले में 75 रुपए का सामान ले पाता था भारत से। अब वही व्यक्ति अब विनिमय दर में सुधार की वजह से जब $1 का सामान लेने के लिए आता है तो उसे केवल 70 रुपए के बराबर सामान मिलता है। तो इसका मतलब पहले जो 75 रुपए का सामान ले रहा था अब उसे 70 रुपए का सामान मिलता है, तो उसके लिए भारत से सामान खरीदना महंगा हो गया, इसलिए वो भारत से नहीं खरीदेगा। इसका मतलब भारत का निर्यात है वो डाउन आएगा, तो प्राप्तियां कम होगी। दूसरी तरफ अगर आप भारत का देखते हैं तो पहले भारत के लोग जो है $1 का सामान खरीदने के लिए 75 रुपए दे रहे थे, अब वही $1 का सामान उनको 70 रुपए में मिल रहा है, तो इसका मतलब भारत को विदेशों से सामान मंगवाना अब सस्ता पड़ रहा है। तो उसकी वजह से जो भारत के इंपोर्ट है वो बढ़ते हैं। तो जब इंपोर्ट बढ़ गया, एक्सपोर्ट कम हो गया, तो एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो ज्यादा हो जाता है और इंपोर्ट का मूल्य अधिक होता है, उसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल हो जाता है। तो जब एक देश की विनिमय दर में सुधार होता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल होता है और जब एक देश की विनिमय दर में गिरावट आती है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो जो उसके फेवर में होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है विदेशों में मांग में कमी। अब एक देश के अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो किस वजह से है कि जो रिसीट है वो उस देश के अंदर जो वो कम है और उसके मुकाबले जो पेमेंट है उस देश को ज्यादा करनी पड़ रही है। पेमेंट का संबंध जो होता है इंपोर्ट से होता है और इंपोर्ट का संबंध जो होता है विदेशों के अंदर हमारे सामान की मांग से होता है। अगर विदेशों के अंदर हमारे सामान की मांग कम हो जाती है तो इसका मतलब हो गया कि वो जो हमसे जो एक्सपोर्ट कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, क्योंकि विदेशों का जो इंपोर्ट है वो जो हमारा एक्सपोर्ट है, तो विदेश वाले जब हमसे इंपोर्ट कम करेंगे इसका मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट है वो डाउन होगा और हमारा एक्सपोर्ट जब डाउन होगा तो इसका मतलब हमारी जो प्राप्तियां हैं वो और कम हो जाएंगी और जब प्राप्तियां कम होंगी तो उसकी वजह से जो एक देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल हो जाता है।
तो जिस देश के विदेशों के अंदर जो जिस देश की वस्तु की मांग कम हो जाती है, उसका जो भुगतान शेष होता है वो प्रतिकूल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको प्राप्तियां वो कम होती है। नेक्स्ट, व्यापार शर्तों में परिवर्तन। अब देखिए व्यापार शर्त क्या होती है। व्यापार शर्त का मतलब होता है, जैसे हम एक वस्तु ले रहे हैं कि यूएसए से हम जो वो वस्तु मंगवा रहे हैं आम, और जो इंडिया है, इंडिया से यहाँ पर वस्तु है जिसके बदले में जा रही है जो वो सेब या अब भारत तो पहले जो था वो अमेरिका से जो वो जो अगर आप व्यापार शर्तों की बात करें तो 1 किलोग्राम जो आम था उसके बदले में 2 किलो जो वो सेब भारत से लिया जा रहा था। इसका मतलब पहले जो ये व्यापार की शर्तें थी अमेरिका के पक्ष में थी, तो अमेरिका वाले भारत से ज़्यादा जो वो सेब खरीदेंगे, इसका मतलब भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और अमेरिका वाले क्योंकि भारत को लगता है कि महंगा है, हमें तो 2 किलो जो वो सेब देने पड़ रहे हैं 1 किलो आम के लिए, तो वो कम खरीदेंगे। इसका मतलब भारत का इम्पोर्ट है वो कम है, तो भारत को भुगतान कम करना पड़ रहा है, लेकिन भारत को पेमेंट है वो ज़्यादा प्राप्त हो रही है। अब देखिए रिवर्स हो जाता है ये कि व्यापार की शर्तें जो होती है एक देश के अनुकूल हो गई। भारत के अनुकूल होने का मतलब क्या है कि भारत जो है 2 किलोग्राम आम प्राप्त कर सकता है 1 किलो सेब के बदले। इसका मतलब व्यापार की शर्त भारत के अनुकूल हो गई। तो ऐसी अवस्था के अंदर क्या होगा, भारत जो वो जल्दी जल्दी से जो है 1 किलो सेब देगा और 2 किलो आम लेना शुरू कर देगा। इसका मतलब भारत का इम्पोर्ट बढ़ेगा, और जब भारत का इम्पोर्ट बढ़ेगा तो उस वजह से जो भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल हो जाएगा। दूसरी तरफ अब अमेरिका वालों को क्या लगेगा कि भी हमें 1 किलो सेब प्राप्त करने के लिए 2 किलोग्राम आम देने पड़ेंगे, तो वो भारत से आम कम लेंगे। भारत से आम कम लेने का मतलब क्या है, भारत का जो एक्सपोर्ट है वो डाउन होगा। तो एक तरफ भारत का इंपोर्ट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ भारत का एक्सपोर्ट डाउन हो रहा है, तो हमारे भुगतान बढ़ते जा रहे हैं लेकिन हमारी पेमेंट है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल हो जाता है। तो जिस देश के लिए व्यापार शर्तें में सुधार होता है उस देश के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल हो जाता है। नेक्स्ट है प्रदर्शन प्रभाव, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। प्रदर्शन प्रभाव का मतलब होता है कि जब हम किसी दूसरे को किसी भी वस्तु और सेवा का उपभोग करते हुए देखते हैं और उसके बाद हम उसका उपभोग करने लगते हैं, तो उसको हम प्रदर्शन प्रभाव कहते हैं। तो जो देश है, अगर किसी देश के अंदर प्रदर्शन प्रभाव का ज़्यादा इफेक्ट है, यानी जब वो विदेशों में जिस प्रकार का लोगों का रहन सहन है, जिस प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं वो प्रयोग करते हैं, अगर वही वस्तुएं और सेवाएं उस देश के अंदर जो वो लोग पसंद करने लगते हैं, तो उनको वो वस्तुएं और सेवाएं विदेशों से मंगवानी पड़ेंगी। तो अगर विदेशों से वो वस्तुएं और सेवाएं मंगवाएंगे तो उस देश के लिए इम्पोर्ट है वो बढ़ जाएगा, और जब एक देश के लिए इम्पोर्ट बढ़ता है इसका मतलब उसके लिए भुगतान बढ़ रहे हैं, तो उस अवस्था के अंदर एक देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल हो जाता है। तो प्रदर्शन प्रभाव के तहत जब लोग विदेशी ब्रांड पसंद करने लगते हैं तो उस देश के लिए आयात बढ़ता है, और आयात बढ़ने की वजह से उस देश के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल हो जाता है। नेक्स्ट है लागत कीमत प्रभाव। जब एक देश के अंदर प्रत्येक देश के अंदर देखिए 2 प्रकार के जो उद्योग होते हैं। एक तो वो उद्योग जो निर्यात करने वाले उद्योग होते हैं, और एक वो उद्योग जो घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उद्योग होते हैं। तो अगर किसी भी वजह से जो निर्यात करने वाले उद्योग है, अगर उनके अंदर लागत बढ़ जाती है, चाहे वो कच्चे माल की वजह से बढ़े, चाहे लेबर की वजह से बढ़े, चाहे किसी भी वजह से बढ़े, तो जब उसके अंदर लागत बढ़ेगी तो उसके अंदर जिन वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी कीमत में भी वृद्धि हो जाएगी, और जब वो कीमत के अंदर वृद्धि होगी तो विदेश वालों को वो वस्तु महंगी लगने लगेगी, और जो महंगी लगने लगेगी तो उसकी वजह से वो कम मंगवाएंगे, और जब कम मंगवाएंगे तो उसकी वजह से एक देश का जो एक्सपोर्ट है वो डाउन होगा, निर्यात कम होगा, क्योंकि हमारा जो निर्यात है विदेशी मांग पर निर्भर करता है। विदेशों के अंदर वो वस्तु महंगी लगने लगती है, इसलिए वहां पर जो वस्तु की ज़्यादा मांग नहीं करेंगे, जिसकी वजह से एक देश का जो वो एक्सपोर्ट है वो कम होगा, और एक्सपोर्ट कम होने का मतलब प्राप्तियां कम होंगी, और जब प्राप्तियां कम होंगी तो उसकी वजह से एक देश के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल हो जाएगा। नेक्स्ट है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। अब एक देश के अंदर जब जनसंख्या वृद्धि तेज गति से बढ़ती है तो उसके डबल प्रभाव होते हैं। एक तो जब एक देश के अंदर जनसंख्या ज्यादा बढ़ी तो उस देश के अंदर घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ गई। अब घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ गई तो पहले जो देश अपना एक्सेस प्रोडक्शन करके बाहर भेज रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था, अब वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा। एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेस प्रोडक्शन का, कि अपनी घरेलू आवश्यकताएं पूरी हो गई, उसके बाद हम जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब एक देश के अंदर
बाहर भेजने के लिए सामान कम बचता है तो उसकी वजह से उसका निर्यात है वो डाउन होगा। निर्यात डाउन होने का मतलब प्राप्तियां कम होंगी, और जब प्राप्तियां कम होंगी तो उसकी वजह से एक देश का जो भुगतान शेष है वो प्रतिकूल हो जाता है। और दूसरा, जब एक देश के अंदर जनसंख्या तेज गति से बढ़ती है तो उस देश के अंदर विदेशों से मांग ज़्यादा होती है कि विदेशों वाला सामान ज़्यादा आता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर इम्पोर्ट बढ़ेगा। और जब एक देश के अंदर इम्पोर्ट बढ़ता है तो उसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल हो जाता है। तो इस प्रकार से जो तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या है वो जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर जो वो प्रतिकूल प्रभाव डालती है और दोहरे रूप में डालती है। एक तो उसकी वजह से जो है एक्सपोर्ट कम होता है, दूसरा इम्पोर्ट है वो बढ़ जाता है, तो उस वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल हो जाता है। नेक्स्ट है विदेशों में पूंजी निवेश। देखिए, जब एक देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल होता है तो उस वजह से होता है कि उस देश के अंदर जो प्राप्तियां हैं वो कम है और जो पेमेंट है वो ज़्यादा है। पेमेंट का मतलब पूंजी बाहर जा रही है, पेमेंट का मतलब पूंजी का बाहर जाना। तो जब एक देश विदेश में निवेश करता है तो उस देश से पूंजी बाहर जाती है, यानी वो एक प्रकार से इंपोर्ट के इक्विवेलेंट होती है, क्योंकि इंपोर्ट के अंदर क्या होता है कि अपने देश के अंदर जब वस्तुएं आती है तो बाहर की तरफ पूंजी जाती है, उसका भुगतान करना पड़ता है। इसी प्रकार से जब एक देश विदेशों में निवेश करता है तो उसकी वजह से भी उसकी पूंजी बाहर जाती है, तो उसके जो भुगतान वाला पार्ट होता है वो अधिक हो जाता है और उस वजह से जो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल हो जाता है। तो जो देश विदेशों में ज़्यादा पूंजी निवेश करता है उस देश के लिए भुगतान शेष जो होता है वो प्रतिकूल रहता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार और नीतियाँ, कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है विभिन्न देश है या विभिन्न जो देशों के संगठन है उनका जो व्यवहार होता है वो भी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को अनुकूल और प्रतिकूल बनाता है। जैसे मान लीजिए कि हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो देश है लगभग उसके अंदर जो 27 देश है, तो वो देश जो है मिलकर के ये कहेंगे कि भी हम जो है विदेशों को निर्यात तो करेंगे लेकिन हम जो है उनसे आयात नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो है आपस में मिलकर के अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे। तो जो देश पहले जो इसको एक्सपोर्ट कर रहा था उसके एक्सपोर्ट तो डाउन हो गए लेकिन इंपोर्ट के अंदर कोई विशेष कमी नहीं आती है, जिसकी वजह से जो है उस देश के लिए भुगतान शेष जो होता है वो प्रतिकूल हो जाता है। इसी प्रकार से कई बार जो है एक देश दूसरे देश पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा देता है। जैसे यूएसए ने जो है ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए थे तो भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, बाकी देशों ने भी ईरान से जो वस्तुएं मंगवानी बंद कर दी, तो उसकी वजह से ईरान का एक्सपोर्ट डाउन हो गया क्योंकि भारत ने उससे तेल मंगवाना बंद कर दिया। तो हमारा जो आयात था वो उसके लिए तो निर्यात था, तो उसका एक्सपोर्ट डाउन हो गया। एक्सपोर्ट कम होने की वजह से उसका जो भुगतान संतुलन है वो प्रतिकूल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार होता है या नीतियां होती है उसकी वजह से भी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल हो जाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक अस्थिरता। जिस देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता होती है, बार बार सरकारें बदलती है, उस देश के अंदर जो है बाहर से निवेश नहीं आता, और बाहर से निवेश नहीं, एफडीआई जिसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो निवेश नहीं आता। तो बाहर से निवेश ना आने का मतलब उसकी प्राप्तियां कम हो जाती है, क्योंकि बाहर से जो निवेश होता है वो प्राप्तियों में आता है, बल्कि उस देश के जो निवेशक होते हैं वो भी जो है बाहर निवेश करने के लिए चले जाती हैं। तो एक तो उस देश के अंदर पूंजी बाहर से नहीं आती, दूसरा उस देश की पूंजी वो भी बाहर जाने लगती है, तो जिसकी वजह से उस देश के लिए प्राप्तियां कम होती है बल्कि भुगतान बढ़ जाते हैं। तो उस अवस्था के अंदर जो है एक देश का भुगतान शेष होता है वो प्रतिकूल हो जाता है। नेक्स्ट है विदेशों में अपने दूतावासों पर व्यय में वृद्धि। प्रत्येक देश जो होता है दूसरे देशों के साथ में जो राजनीतिक संबंध होते हैं उसको बनाए रखने के लिए अपने जो है दूतावास रखता है। अब इसके अंदर अगर एक देश नए दूतावास दूसरे देशों में खोलता है तो उनके ऊपर उसे व्यय करना पड़ता है, तो पूंजी बाहर की तरफ जाती है, उसकी वजह से उसके भुगतान बढ़ते हैं, तो उसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो प्रतिकूल हो जाता है। दूसरा, अगर जो पुराने दूतावास है पहले से ही, अगर उनमें भी व्यय बढ़ा देते हैं, जैसे ज़्यादा कर्मचारी रखने या उनका जो है रेनोवेशन करवाना या जो नए ऑफिस वगैरह बनाना, तो उसकी वजह से भी जो होता है एक देश के से जो है पूंजी का बाहर की तरफ प्रवाह होता है, और उस वजह से जो है एक देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल हो जाता है। नेक्स्ट, देश विभाजन और एकीकरण। अब देशों का जो विभाजन होता है और जो एकीकरण होता है वो भी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है वो अनुकूल और प्रतिकूल बनाता है। अब एक देश जो है उसके जो है दो टुकड़े हो जाते हैं, मान लीजिए जैसे भारत और जो वो बांग्लादेश है या भारत और पाकिस्तान है, तो कई बार एक देश जो होता है उसका जो प्रोडक्टिव हिस्सा होता है वो दूसरे देश में चला जाता है,
तो प्रोडक्टिव हिस्सा अगर दूसरे देश में चला गया तो पहले इस स्थान के ऊपर बनने वाली वस्तुओं से ये देश जो वो निर्यात करता था, लेकिन अब ये उसके हिस्से में नहीं रहा, तो इस देश का जो एक्सपोर्ट डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से इस देश का जो भुगतान शेष है वो प्रतिकूल हो जाता है। इसी प्रकार से एकीकरण की वजह से पहले मान लीजिए दोनों देश थे, इस देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट इस देश के साथ में प्रतिकूल था, अब ये दोनों आपस में हो गए तो इनका तो कोई चक्कर ही नहीं रहा, तो इनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो प्रतिकूल था वो आपस में मर्ज हो जाता है। अब उनके बीच में जो किसी प्रकार की जो कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो उनके लिए आयात और निर्यात का कोई चक्कर नहीं है, तो उनके बीच में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले प्रतिकूल था वो एक ही अनुकूल हो जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न देशों का जो विभाजन होता है या एकीकरण होता है वो भी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अनुकूल और प्रतिकूल बनाने में सहायक है या उसके लिए जो है उत्तरदायी है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अगर किसी देश के दूसरे देशों के साथ में प्रगाढ़ संबंध है, अच्छे संबंध है, तो उनके बीच में जो है व्यापार भी अच्छा होता है, तो उस अवस्था के अंदर एक देश केवल आयात ही नहीं करता बल्कि दूसरे देश के साथ में अपने निर्यात को भी बढ़ा सकता है। और अगर विभिन्न देशों के साथ में संबंध अच्छे नहीं है तो एक देश जो होता है उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात तो करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, लेकिन जिन देशों के साथ में संबंध अच्छे नहीं है उनको वो निर्यात नहीं कर पाता। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, पिछले दिनों भारत और चीन के बीच में डिस्प्यूट चला था, तो उसकी वजह से भारत ने बहुत सारा जो सामान था चीन का उसके ऊपर जो रोक लगाने की कोशिश की, तो उसकी वजह से चीन का जो निर्यात था वो डाउन हो गया। तो उसकी वजह से अगर ये लंबे समय तक सिचुएशन रहती है तो एक देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो प्रतिकूल हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिशा को निर्धारित करते हैं। अब हम मूल्यांकन की बात करते हैं कि अभी तक हमने जो ये टॉपिक किया है वो आपको कितना कुछ समझ में आया है, वो आप जो है इन क्वेश्चन के जो आंसर दे करके अनुमान लगा सकते हो। जैसे पहला कि भुगतान शेष का जो असंतुलन है वो कितने प्रकार का होता है, भुगतान शेष का असंतुलन जो उसके कारण क्या है, अनुकूल भुगतान शेष एक देश के लिए लाभदायक कैसे होता है, और जो विनिमय दर होती है वो भुगतान शेष को कैसे प्रभावित करती है। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखिएगा आपको आते हैं तो आपके टॉपिक क्लियर है, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आते तो एक बार आप जो पुनः इस टॉपिक को देखिएगा। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।